बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कौन जीता कौन हारा, वजीर आजम कौन होगा, वजीर आला कौन होगा और इंतखाबी नताइज लेट क्यों हो गए हैं। दूर दराज इलाके कौन कौन से हैं जहां से नताइज नहीं आ पा रहे। क्या रात भर झुरलू फिरता रहा और पीटीआई के वोट किधर गए। ये वो सारे सवालात हैं जो हम जानना चाहते हैं। और अगर मैं आपके सामने बातचीत शुरू करूं कि इलेक्शन को 24 घंटे गुजर गए हैं और अब आकर जो पिक्चर क्लियर होनी शुरू हुई है नताइज की, वो पहले क्यों नहीं हुई है, नताइज इतने लेट क्यों हुए। वज़ीर दाखिला साहब ने कुछ देर पहले वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा बड़े दूर दराज इलाके थे, वहाँ से पोलिंग स्टाफ और पोलिंग के सामान को लाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। सुभान अल्लाह। मतलब वो कितने दूर दराज थे, कहीं चाइना में थे, कहीं अफगानिस्तान के अंदर थे, मतलब कहीं साउथ अफ्रीका में थे, किधर थे वो, पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। और क्या पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, हमें पहले नहीं पता था। हमारी सिक्योरिटी के हालात क्या पहली दफ़ा ख़राब हुए हैं, और बल्कि उससे पहले थे। ये तो खुदा का शुक्र अदा करें कि कल का दिन जो है, इलेक्शन का दिन, बड़ा पीसफुली गुजर गया है। तो क्या चाहते थे आप। अच्छा जी, इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, इलेक्शन के रिज़ल्ट आने शुरू हुए और 2-2, 4-4 हलकों के आने शुरू हुए। और ज़ाहिर है टीवी चैनल्स का तो काम था, उन्होंने 6 बजे तक 1 घंटा इंतज़ार किया और जियो ने 6 बजने में, बल्कि 5:30 से भी पहले 5 बजकर कुछ 24-25 मिनट पे उन्होंने टिकर चलाना शुरू कर दिया कि हमें पहला नतीजा मौसूल हो गया है, लेकिन वो कानूनी पाबंदी है तो हम 6 बजे से पहले नहीं दिखाएंगे। अच्छा जी, ना दिखाएं, आ जाएं 6 बजे के बाद फिर ठक 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 वो। लेकिन वो थे ही 1 पोलिंग स्टेशन, 2 पोलिंग स्टेशन, 4 पोलिंग स्टेशन, 5 और 8-10 पे पहुँच के इलेक्शन के रिजल्ट शुरू के। अच्छा, उस दौरान में ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट बहुत से नज़र आ रहे थे और वो तस्वीरें आ गई और वो पीटीआई ने लेकर शुरू कर दिया कि हम 120 सीटों पर आ गए हैं, हम 150 सीटों पर आ गए हैं, और पता नहीं कितने, कुछ लोगों का ख्याल है 180 सीटें होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त है, नहीं वो तो स्वीप था जी, सारी सीटें थी। मैं क्या, आप सारी 265 या 66 की बजाय आप कोई 600-700 सीटों पर आपको जीतना चाहिए था कौमी असम्बली की। कहते आप तो मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तो मजाक ही कर रहे हैं कि सारी उस पर भाई जी हमारे वोट किधर गए। भाई ये जो निकले हैं ये वोट किसके हैं। ये जो 70+ में या प्रॉब्ली 80+ हो जाएं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं, ये कैसे जीत गए हैं। मसलन इवन हारने वालों में यास्मीन राशिद साहिबा का जब 1 लाख प्लस में वोट है, तो वो 1,15,000 शायद प्रॉब्ली वोट है, तो वो ये कहाँ से आया है। ये आप ही लोगों का वोट है। ये वही मेंटालिटी टिपिकल जो 2013 से स्टार्ट हुई थी। हमारे वोट कहाँ गए। ओ भाई, जो आपने वोट डाले वो निकले हैं। अच्छा, किसी हल्के में 10,000 होंगे, किसी में 25,000 होंगे, किसी में 50,000 होंगे, कहीं पर लाख होंगे, वो निकल आए हैं। अच्छा, लेकिन वो उन्हें कहाँ तसल्ली होनी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इमरान खान ने सोच ही ये डेवलप की है कि अगर 266 में से वो 265 सीटें जीत जाए और एक रह जाए तो उन्हें कहना जी बड़ी धांधली हुई है, ये जो है ना ये हमने जीतनी थी। और अगर पूरी 266 की 266 भी जीत जाए, उन्होंने फिर भी धांधली का इल्जाम। उन्होंने कहा ये जो फलां कैंडिडेट को 600 वोट मिले हैं ना, ये हमारे थे, ये गलत, वो धांधली के जरिए उसको दिलवाएंगे। मतलब उन्होंने, उनकी बेस ही ये है, वो जो उन्होंने क्राउड को इकट्ठा किया है जिन बुनियादों पे, वो यही बेस थी। लेकिन सारी चीज़ों के साथ कमाल कर दिया उनके क्राउड ने। मतलब जो तज्जिए हुए कि जनाब उनका इंतखाबी निशान नहीं है तो वो फारिग हो जाएंगे, वो अपने कैंडिडेट को नहीं पहचान सकेंगे, उन्होंने आखिरी वक्त में कैंडिडेट तब्दील किए हैं, उनका लीडर जेल में है, वो मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, अक्सर उम्मीदवार भी जेलों में है या भागे हुए हैं, मफरूर है, सारी चीज़ों का कैंपेन नहीं चला सकते। अच्छा, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, बाकी जगहों पर कैंपेन उन्होंने नहीं की ट्रेडिशनल मीडिया पे। लेकिन बहरहाल उनके, मेरे ख्याल में वो सोशल मीडिया पर असल में वो पिछले कई सालों से कैंपेन चला रहे थे, या कम से कम 9 अप्रैल से, जब से वो इमरान खान साहब की छुट्टी हुई थी 9 अप्रैल 2022 से, उस वक्त से तो फुल फ्लेज कैंपेन थी ना उनकी, कि आपने एक दिन की ब्रेक नहीं आने दी उन्होंने जब तक वो जेल नहीं गए थे। उन्होंने रोज़ाना खिताब फरमाया कौम से और कम्युनिकेशन मुसलसल उनकी रही है। अच्छा, हमारी पार्टीज़ ने क्या किया, हमारी मीन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी सारी जितनी भी थी, जमात इस्लामी ने 15 दिन पहले शुरू किया, पीपल्स पार्टी ने कोई महीना पहले कैंपेन शुरू कर दी, 1.5-2 माह पहले कह लें चले, जल्द से शुरू किए। नून लीग ने तो मेरा ख्याल आखिरी 15 दिन में जाके एक्टिविटी शुरू की सारी।
तो वो किस तरह उससे बैलेंस हो सकता था। अब कुछ दोस्त जब उन पर एतराज़ कर रहे हैं कि पीटीआई की नून लीग की मरियम औरंगज़ेब ने और उनकी जो मीडिया टीम है उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओ खुदा के बंदो, ये उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से आपको ये इतने सारे वोट मिल गए हैं। क्यों आप ये सोचते हैं? मतलब ये जो सारी कैंपेन चली है, मियाँ साहब ने आखिरी दिनों में जो चंद जलसे किए हैं, रोड्स पर निकले हैं, लोगों से मिले हैं, टेलीविज़न पे भरमार रही है इश्तहारात की, अखबार मतलब वो अखबार का एक इश्तहार, वो जो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, उस अकेले एक इश्तहार ने सारे सोशल मीडिया की कैंपेन पे भारी था, सब पे उन्होंने शोर मचा दिया, सब ने शोर मचाया उस पे, सब ने एतराज़ किया जो पीटीआई लवर्स थे। डिस्कस होना चाहिए। इश्तहार की या कम्युनिकेशन की कामयाबी ये है कि वो डिस्कस हो, वो मैसेज जो है वो डिस्कस हुआ। अच्छा, तो ये उनका बड़ा सक्सेसफुल वो था, वो पाकिस्तान को नवाज दो और मुश्किल से निकालो और पता नहीं क्या क्या जो चलाया है। अच्छा, इसी तरह उधर पीपल्स पार्टी, वो चुनो नई सोच को जो उन्होंने कैंपेन चलाई है, ज़बरदस्त कैंपेन थी, बड़े ही भरपूर तरीके से चलाई। अच्छा, मतलब वो उनका मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को जो ना पीपल्स पार्टी के हामी थे, जो ना नून लीग के हामी थे, वो क्यूआर कोड से स्कैन कर रहे थे। मुझे पर्सनली, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बताया कि यार हमने क्यूआर कोड जो प्रिंट हुआ है अखबार में, इनसे इस क्यूआर कोड से हमने उनका मैनिफेस्टो जो है वो डाउनलोड किया है और देखा है और पढ़ा है, ये सारी चीज़ें। मतलब ये कैंपेन ना चलती तो इससे भी कम वोट आने थे, गारंटेड बात है। लेकिन अच्छा, जीता कौन है? इंडिपेंडेंट। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है अभी तक वो एक अच्छा बड़ा नंबर है, लेकिन इंडिपेंडेंट में एक तो थोड़े से तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो गए ना, यानी पीटीआई वाले भी नहीं होंगे। अच्छा, जो बाकी इंडिपेंडेंट है उनमें से अगरचे बहुत थोड़ा सा नंबर होगा जिनका टूटने की गुंजाइश है, लेकिन वो टूट भी सकते हैं। कुछ ने तो पहले से उनका रवैया था जब उनसे हलफ लिया जा रहा था, जो कि अच्छी चीज़ नहीं थी, मैं पर्सनली समझता हूँ। मतलब इस तरह से करना, कुरान पे हलफ और ये सारी चीज़ें, बहरहाल वो उनकी स्ट्रेटजी थी, लेकिन कुछ ने वो इससे इनकार कर दिया था। तो ऐसे लोगों पे पोटेंशियल होगा कि वो टूट सकते हैं पीटीआई को छोड़कर। पीटीआई के तौर पे तो वो है नहीं रजिस्टर्ड, तो वो किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन असल आप ये देखें कि बड़ा रीजनेबल नंबर है, मतलब 60 प्लस में जो नून लीग का आ रहा है, पीपल्स पार्टी भी कोई 50 तक प्लस चली जा रही है। ये जो नंबर्स आ रहे हैं रीजनेबल सा नंबर है। सिर्फ इसमें जीत और हार का मसला ये हुआ है कि जो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि हम अलग होंगे और हम नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, कोई नो वे। और नून लीग की तरफ से भी तकरीबन इसी के तरह का था। मियाँ साहब ने कल ओन चौधरी के साथ जब पोलिंग के टाइम पर वहाँ आए और उसके साथ खड़े हुए थे ओन चौधरी के, और मियाँ साहब ने कहा कि जी वो हमारे दोस्त हैं आसिम नसीर साहब, उन्होंने सवाल पूछ लिया कि वो इत्तेहादी हुकूमत बनाने के वाले से। तो मियाँ साहब ने कहा खुदा का खौफ खाएं, कोई ये इत्तेहादी हुकूमत की तो बात ही ना करें। अच्छा, एक इत्तेहादी के साथ खड़े होकर उसको वोट डालकर, मियाँ साहब का उस हल्के में वोट है NA 128 जहाँ से ओन चौधरी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस हल्के में मियाँ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने खुद वहाँ पे वोट डाला ओन चौधरी को। मियाँ साहब ने कहा नहीं, इसकी बात ना करें, ये जो इत्तेहादी हुकूमत की बात ना करें, हम इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे। चलें, मेरा ख्याल है वो सबके शौक़ उतर जाएंगे और अब दोनों पार्टियां, कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये एक इम्कान पैदा हो गया कि वो दोनों फिर इकट्ठे बैठे। जैसे पीडीएम वाली हुकूमत थी ना 18 महीने की, 16 महीने की, इस तरह फिर ये दोबारा दोनों पार्टी इकट्ठी बैठे हैं। वजारतें तो पता नहीं कौन कौन सी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सदारत के हवाले से काम कुछ ना कुछ आगे चलेगा और वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब मजबूरन होगा ना कि मिल के चलें। अच्छा, और मैं ये बात तो काफ़ी अरसे से कर रहा था कि जो भी हुकूमत बनेगी वो सारे मिल के इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी के जो हालात हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम लड़ाई झगड़ा रखें और एक पार्टी दूसरे पार्टी के ख़िलाफ़ जा रही हो, इस तरह का मिनिमम चांस है। तो जब एक अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी उसकी सूरत में, पीटीआई की सूरत में जो फ़िलहाल आज़ाद हैं, वो उसको कुछ भी रीशेप करते हैं, कोई आज़ाद ग्रुप बना ले, जो भी करें, और मुमकिन है वो ये 70-80 के बजाय वो कम होते हुए नीचे आ जाए और वो कुछ 40-50 रह जाएं। लेकिन बारह इतने लोग होंगे जो मुझे लगता है, क्योंकि पीटीआई के वोटर्स ने एक बड़ा कमाल किया। उन्होंने तमाम तर मसाइल के बावजूद, जो कि मसाइल इस सेंस में नहीं थे जिस तरह से पीटीआई वाले पोर्ट्रे कर रहे थे, मतलब पीटीआई वाले ने कहा जी हमारे लोगों को कागजात नहीं जमा कराने दिए जा रहे, सबसे ज़्यादा कागजात उनके जमा हुए, हमारे लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, इलेक्शन लड़ रहे थे उनके लोग। अच्छा,
कल कुछ दोस्तों ने बात शुरू की, जी लोगों को वोट नहीं डालने जा रहा, मैं डालने दिया जा रहा। मैंने उनसे बार बार कहा, मैं खुद एक अपने जहाँ मैंने वोट डाला वहाँ तो मैं गया, उसके अलावा भी मैं पोलिंग स्टेशंस पे फिरता रहा, मतलब कहीं से ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी को वोट ना डालने दिया जा रहा हो। 2018 में मुझे खुद याद है कि जो जिन लोगों ने शेर के निशान के स्टिकर्स लगाए हुए थे या कोई झंडा वंडा उठाया हुआ था, उनको पोलिंग स्टेशन में एंट्री से रोका जा रहा था, मैंने खुद देखा हुआ था। अच्छा, मुमकिन है वो एक दो ऐसी जगह हो जहां मैंने देखा हो, लेकिन ये काम हुआ था। इस मर्तबा ऐसा कोई नहीं था। इवन जीतने वाले लोगों ने, पीटीआई के इंडिपेंडेंट जीतने वाले लोगों ने, चट्टा साहब के साहबजादे जीत गए हैं, वो खुद भी जीते हैं, उनके नीचे भी दो उम्मीदवार जो उनके सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो भी जीत गए हैं। मेरी उनके कुछ दोस्तों से बात हुई जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जो उनके पोलिंग एजेंट थे। उन्होंने कहा जनाब बड़ा ही फेयर था, कोई किसी ने नहीं रोका, 1% नहीं रोका। हाँ, बाद में इलेक्शन लेट होने वाली, जो रिज़ल्ट लेट होने वाली बात थी, वो मसले थे, वो इसलिए था कि एक ऐसा हवा बना कि जिसमें लगा कि शायद सारी पॉलिटिकल पार्टीज उड़ गई। अब आप नतीजा देखें तो बड़ा बैलेंस सा नज़र आ रहा है। एक इंडिपेंडेंट है तो साथ ही नून लीग है और साथ पीपल्स पार्टी नज़र आ जाती है, तो एक बैलेंस मतलब इन तीन पार्टियों के दरमियान अगर देखें तो बड़ा बैलेंस सा रिजल्ट है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, वो जो था सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, वो बातें ख़त्म हो गई हैं, तो इनके साथ अब वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो वो जो लेट वाला था उसने बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन दिया और उसका सरासर नुकसान जो है वो नून लीग को है। अच्छा, अगरचे वो मॉरल है और हमारे यहाँ मॉरल्स पे कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो दी भी नहीं जाती, मोरालिटी तो वैसे भी बस सब्जेक्टिव सा हो जाता है। मैं क्या मतलब, खैर जो भी है, उस पर यह है कि लोग 4 दिन बाद भूल जाएंगे। अच्छा हाँ, आप सूबाई देख लें, सिंध क्लियर कट नज़र आ रहा है, वो पीपल्स पार्टी वहाँ लीड कर रही है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। केपी क्लियर कट नज़र आ रहा है, इंडिपेंडेंट लोग जो हैं पीटीआई के जो हमायत याफ्ता थे वो 2/3 मेजॉरिटी ले गए हैं। हाँ, अगेन वहाँ मसला होगा कि क्या हम कोई उनको तोड़ने की, कोई नया ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, अगरचे मुश्किल होगा क्योंकि वो 2/3 मेजॉरिटी में है वो पूरा ग्रुप। सिंध और केपी तो बड़ा क्लियर है। बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी तकरीबन करीब करीब है, लेकिन मुमकिन तौर पे कुछ जो आज़ाद हैं और कुछ छोटी मोटी पार्टियां जो होंगी 1-1, 2-2 वाले, वो शायद पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर डील कर ले। मुझे लगता है कि वो डीलिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, उनके साथ डील करने को लोग ज़्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं। दीगर पार्टियाँ, मसला आ जाता है पंजाब में, असल मसला जो आना है वहाँ पे नून लीग थोड़ा सा स्लाइटली अहेड होगी पीटीआई से, उसमें कुछ थोड़े से मेरे ख्याल 8-10 तक पहुंच जाएंगे पीपल्स पार्टी के लोग, कुछ और छोटी छोटी सी पार्टीज़ होंगी, वहाँ पे इशू आएगा। यहाँ पे फिर अगेन आज़ाद की ज़रूरत पड़ेगी कि कुछ थोड़े से आज़ाद, और इतने मिल जाते हैं तो वो लेकर सिंपल मेजॉरिटी की तरफ वो आने का एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह से हुकूमतें बनेंगी। हाँ, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पे अब इशू होगा। वज़ीर आज़म जो नज़र आ रहा था इनिशियली कि अगर एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो नवाज़ शरीफ साहब खुद डिसीजन करेंगे और वही खुद ही वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, वो मेरा ख्याल अब सीन शायद तब्दील हो जाए। शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर इत्तेहादी हुकूमत बनी तो शायद नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे। अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब तो बड़े खुश होंगे, वो तो चाहते होंगे कि फिर ना ही सिंपल मेजॉरिटी मिले, तो हालात कुछ उसी तरफ जा रहे हैं। लगता है कि जो है ना कुरानदाजी में नाम या खुशकिस्मती का कार्ड जो है वो फिर शहबाज शरीफ साहब का निकल आएगा। और शहबाज शरीफ साहब सूट भी करते हैं, आप समझ जाए ना कि किसको सूट करते हैं। तो वो जहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों सूट नहीं करते, और वो कोई मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है वो दोनों अपनी मर्ज़ी असर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से चलें, उसमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी होंगी, कोई डेमोक्रेसी के हवाले से भी बात होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मुझे लग रहा है जो सिस्टम हमारा बन चुका है उसमें शहबाज शरीफ साहब जैसे एक लीडर ही कहना चाहिए ना, हाँ ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होगी, जो मुझे लगता है। तो गुड लक शहबाज शरीफ साहब। हाँ, इस सूरत में फिर वो जो पंजाब वाला सीन है वो ऑन हो सकता है मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, बट डिपेंड करता है वो कल तक सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी, आज शाम तक असल नंबर्स के साथ, और फिर कितने लोग और शामिल होते हैं वहाँ से मिला के कि अब मरीम नवाज़ साहिबा ही बनेंगी या वो जो आज़ाद लेकर आने हैं थोड़े से। आपको याद होगा कि 10 सीटों के साथ परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए थे, तो इतने तो आज़ाद
जो है ना अलीम खान साहब वो या कोई भी एक नया ग्रुप बन के वो इस तरह से मैनेज कर सकता है। तो उनके साथ हम वज़ीर आला देखेंगे और लेट्स होप कि जो हुकूमतें बने वो मुस्तहकम हो और क्लियर विजन के साथ आवाम की खिदमत के लिए, मेरे आपके और पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। शुक्रिया।